आज हम जो कल एक वीडियो डाले थे जो माइज़म का ही हूबहू था और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात की थी, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट है और इसमें हम पूरी डिटेल जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट और माइज़म ये क्या एक दूसरे के कोरिलेशन है। वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी काम करने का थोड़ा सा अच्छा साहस हो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं हम, और हम कोशिश आज करेंगे कि जो हमने जो अपने प्रैक्टिस में अपने इसमें जो केसेस को समझा है, आज उसी के रिलेटेड मैं आपके सामने मैं इस चीज़ों को रखता हूँ। देखिए, डॉक्टर सैमुअल हनीमन्स की अब तक मेरे सामने में जितनी भी किताबें नज़रों से गुजरा है, हमने जितने भी, चाहे वो लेज़र राइटिंग हो, उसका मैथमेटिका प्यूरा हो या फिर उसका क्रॉनिक हो, मतलब जितनी भी अब तक हमने जो 5 से 7 उसकी, और उसके हर अलग अलग एडिशन में जो उसका, एक्चुअली वो बुक तो अलग लैंग्वेजेस में लिखे, इंग्लिश में जो भी उनका ट्रांसलेटर का बुक आया, हमारे पास जितनी भी बुकें उसकी गुजरी, तो आज तक इस चीज़ का हमने चर्चा कभी नहीं सुना सैमुअल हनीमन्स का कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में कुछ कहा हो। अगर उसने जो भी थ्योरी दिया है वो थ्योरी माइज़म का था। और हमने डॉक्टर केंट साहब का भी देखा और उसकी लेज़र राइटिंग को भी हमने पढ़ा, और उसमें इस चीज़ का भी जिक्र हमको कम ही मिला कि जहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात की है। तो देखिए, ये दो बड़े जो थे, तो इनको अगर देखा जाए, क्योंकि इन्हीं से हेमोपैथी को विस्तार मिली है, या फिर हेमोपैथी का जो भी प्रोग्रेस हुआ है, तो ये दो आदमी से ही हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोग ने आया, फिर नई नई मेडिसिन, विलियम बोरी साहब भी नई मेडिसिन ने दी, केंट साहब भी दी, और बहुत सारे लोग हैं, बोंगर साहब दिए, ईवी नेस साहब भी दिए। सब लोगों ने एक नए नए कुछ मेडिसिन ऐड करते गए हेमोपैथी की, एक तरह से मतलब जो डेवलपमेंट होना था वो होते गया। लेकिन बेसिक चीज़ अगर हम समझें, तो बेसिक चीज़ जो जहाँ से फंडामेंटल चीज़ इसकी आई, तो वो डॉक्टर सैमुअल हनीमन थे। तो सैमुअल हनीमन के किताबों में इस चीज़ का जिक्र हमने आज तक नहीं सुना, ना कभी हमने उसको देखा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या फिर क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में कुछ कहा हो। अब यहाँ पे देखिए, क्लासिकल कुछ हम लोग तो प्रैक्टिशनर हैं, जैसे आप लोग प्रैक्टिशनर हैं उस तरह से हम भी प्रैक्टिशनर हैं, और हम लोग आज तक उसी चीज़ के पीछे पड़े हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल देखें, क्या टेम्परामेंट देखें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में एक जर्मनी के ही डॉक्टर थे, डॉक्टर वी ग्रावोल्स नाम के, और उनका शायद दौरे ज़माना 1811 से 1875 के आसपास रहा था, और 1865 में एक बुक उन्होंने लिखी थी। उस बुक में उसका जो जिक्र मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, उसी बुक से रिलेटेड मिलता है। डॉक्टर वी ग्रोवल जो जर्मनी के थे, और उन्होंने ही 3 तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंट्रोड्यूस किया, वो उसने ही किया अपनी किताब में, उस किताब में ही जिक्र है। उससे पहले इसके किसी के बारे में, डॉक्टर सैमुअल हनीमन का, मैंने केंट का बताया, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया। दूसरी बात कि ग्रोवेल जो थे, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हम आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल दिया, तो उन्होंने हाइड्रोजीनियस, ऑक्सीजीनियस और नाइट्रोजेनियस उन्होंने 3 दिया। तो उसमें से कुछ कुछ मेडिसिनें उन्होंने दी, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग जो इतने पीछे पड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के जानने के लिए, वो क्या होता है, क्या वो ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पे कुछ नहीं होता है। अगर लोग उसके पीछे भागते गए तो आप ज़िंदगी भर में प्रैक्टिशनर तो क्या, एक इनकम्प्लीट डॉक्टर बन के रह जाइएगा। क्योंकि अगर आप देखें इनकी किताबों से, जो ग्रेवल जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरी दिया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, अगर उनकी आप देखें
जो तीनों जो ये देखें उसका, जैसे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ये सारे मिलते हैं आपको। और पहले वीडियो में भी हम इस चीज़ का चर्चा कर चुके हैं कि इनकी जो चीज़ें हैं ये मिलती है आपको डॉक्टर सैमुअल की जो माइज़म की थ्योरी है उन्हीं से मिलती है, और ये उन्हीं से ही अखज़ किए हुए हैं, उन्हीं से ही आपको निकले हुए हैं और उन्हीं से ही लिया हुआ है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी सोडिक हैं आपको यहाँ पे कार्बन में मिल रहे हैं, है ना, और जितने आपके जैसे फॉस्फोरिक हैं वो आपको इसमें दिख रहे हैं, सिफिलिक जो सॉरी जो इसमें दिख रहे हैं, सिफिलिस में दिख रहे हैं आपको। तो सेम उसी तरह से जो ऑक्सीजनेट है वो सिफिलिस में आपको देख रहे हैं, जो हाइड्रो है वो आपको इसमें देख रहे हैं, कार्बोनिक में देख रहे हैं, साइकोटिक में देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो इतना पढ़े हैं, तो हम लोग का, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो इतना माइज़म के पीछे अपना प्रैक्टिस को, अपना चीज़ों को ध्यान देने के लिए, तो ग्रावेल्स ने जो थ्योरी दी थी उसने एक चीज़ को देखा था कि उसने कहा कि लंग्स जो है, उसने कहा कि लंग्स इज़ द गेटवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन या फिर ऑक्सीजन, क्योंकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन आपको लंग्स के द्वारा ही पहुंचा जाता है। तो उस चीज़ को अगर आप देखते हुए, उन्होंने उस चीज़ को दो चीज़ों पे रखा कि इसमें डिफिशिएंसी और दूसरा एक्सेस। मान लिया आप कोई चीज़ में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो वो भी एक बीमारी का कारण है। उस चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने फिर उसका एक तौर निकाला। तो फिर उसके बाद एक आते हैं डॉक्टर हेयरिंग साहब, उन्होंने अपने अंदाज में टेम्परामेंट का इंट्रोड्यूस किया, है ना। टेम्परामेंट का इंट्रोड्यूस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब उनको भी देखना पड़ेगा। अब टेम्परामेंट में क्या है, सबसे पहले टेम्परामेंट में अगर आप लेते हैं तो इमोशनल रिएक्टिविटी है, फिर फिज़िकल आपका अवेयरनेस क्या है, फिर उसके बाद मेंटल स्टेट क्या है, उसके बाद ही हम मेडिसिन के तरफ जाते हैं और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं। तो अब टेम्परामेंट क्या है, तो टेम्परामेंट में आपको समझना पड़ेगा कि इमोशनल रिएक्टिव क्या है, उसके क्या क्या चीज़, उसके इमोशन क्या क्या उसके हैं, उनके जो बिहेवियर्स है वो क्या है, क्या चीज़ को टच किया है। दूसरे बात फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है बॉडी का, या फिर किसी ऑर्गन का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद उसका मेंटल सिम्टम क्या है, या फिर जो माइंड सिम्टम क्या है। लेकिन अगर आप देखें तो ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, लेकिन 2004 में एक जर्नल रिलीज़ हुआ था जिसमें एक न्यू रिसर्च में ये पाया गया था कि मेडिसिनें जो हैं आपको, जैसे न्यूरो, ठीक है, ब्रेन जिसमें कहा गया है, तो उसमें अगर मान लिए डोपामीन है ना, सेरोटोनिन, तो इस तरह का जो मेडिसिनें होते हैं, तो कुछ किसी ने कहा कि कोई कैलकेरिया का ये करता है, अब डोपामीन है, कोई सल्फ़र को, वो सल्फ़र से उसको एड्रेस कर सकते हैं, साइलेशिया है, फॉस्फोरस है। तो ये 4-5 मेडिसिनों का उसने नाम दिया था। तो हम आज उसके तरफ नहीं जाएंगे, जब हम माइंड सिम्टम से रिलेटेड कुछ वीडियो जब बनाएंगे हम उस चीज़ का उसका बस करेंगे। आज मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मान लिए हम लोग कभी भी जब मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग, आप करते कॉन्स्टिट्यूशनल समझ के नहीं करते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का ही सिलेक्शन करते हैं। आप मान लिया आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, अगर वो आपको आके कहता है कि मुझे खांसी है या बुखार है, ठीक है, तो खांसी, मान लिया खांसी का ही पेशेंट को लेते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे खांसती है और खांसते समय मेरा सांस फूलता है, या फिर खांसते समय मेरा सीना पकड़ता है, तो आप क्या देते हैं? आप मान लिया अगर सीना पकड़ता है खांसते हुए, तो आप क्या देते हैं? खांसी की दवा फेरमफोस भी है, खांसी की दवा इकोनाइट भी है। क्या इकोनाइट देते हैं आप? नहीं। आप अगर हाथ पकड़ता है तो आप जाते हैं ब्रोनिया की तरफ। क्यों जाते हैं ब्रोनिया की तरफ? क्योंकि उसका सिम्टम उससे मिलता है। तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, आप जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरफ ही जा रहे हैं।
ये आपकी मेडिसिन का सिलेक्शन है। इसलिए आप अगर एक पर्टिकुलर मेडिसिन के पीछे पड़े रहेंगे तो आपका होगा क्या कि आप कंफ्यूज करते जाएंगे कि ऐसा क्या होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतना ही होम्योपैथी अगर इतना ही एडवांस, देखिए मैं बुराई किसी भी पैथी का नहीं करता हूँ, यहाँ मेरा कहने का मतलब है सिर्फ समझाने का आपको। अगर होम्योपैथी इतना ही चीज़ होता, ठीक है, तो क्या कोई पेशेंट मरता दुनिया में? हम लोग तो एक आम प्रैक्टिशनर है। हम लोग से बड़े बड़े ओहदे पे बैठे जो इंडियन काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, क्या वो लोगों को मरने देते? लोगों को बीमारी में ऐसे एक होने देते? जी नहीं होने देते। उनसे भी बड़े जो थे वो भी नहीं होने देते। तो जिनकी मौत है तो वो तो होगा ही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा आप उसके पीछे नहीं जाएंगे उसको देने से वो आदमी बच जाता है या फिर ये हो जाता। देखिए, आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहना पड़ता है, जो फैक्ट है, जो हकीकत है। और मैं कभी भी कोई भी चीज़ का दावा नहीं करता हूँ, ठीक है। हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे कही, क्योंकि हमने जो अपने स्टडी में, अपने चीज़ों में जो पाया कि मेरे नज़र से ऐसी कोई भी बुक नहीं गुजरी अभी तक सैमुअल हनीमन्स और डॉक्टर केंट की, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनका चीज़ को मैं यूज करता हूँ, ऐसा कोई भी बुक नहीं गुजरी जहाँ पे उन्होंने लिखा हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में उन लोगों ने जब जिक्र नहीं किया तो हमको उनका माइज़म ही के लेके चलना है। तो हमने जो कंसेप्ट आप लोगों को कहा कि अगर मान लिया कोई पेशेंट आपके पास बुखार का आया, तो बुखार में आप क्या देते हैं? वही मेडिसिन है। क्या आप उसको बुखार में ब्रोनिया देते हैं? कभी नहीं, ऐसे नहीं देते। पूछते हैं कि किस टाइप का बुखार है, ठीक है। या फिर हम आपको पहले ही और वीडियो में हमने इस चीज़ का चर्चा किया है, बुखार है तो भाई कैसा बुखार है? हम लोग क्या देखते हैं? पेशेंट का देखते हैं। चलिए बुखार है, कुछ खा के आया है, हमने नक्स लगाया, ट्यूबर को लगाया। ट्यूबर को हमने इसलिए लगाया कि आप अगर माइज़म को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ट्यूबर एक ऐसी, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलिनम कोई एक ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, जो अगर बैक्टीरियल है, मान ली अगर फीवर है उसको बैक्टीरिया के तौर पे आया है, ठीक है, तो अगर आप वो दीजिएगा तो वो उसको तोड़ देगा, उस बैक्टीरिया को जब तोड़ देगा तो मेडिसिन आपके काम करने के लिए रेडी है। चाहे वो प्लांट किंगडम का हो, चाहे मेंडियल किंगडम का हो, किसी भी किंगडम का मेडिसिन उठा लीजिए। आप बेलाडोना को ऐसे कैसे दे दीजिएगा? मान लिया कोई आया कि मेरे सर में दर्द है तो हमको बेलाडोना, तो बेलाडोना की दवा एक है। मान लिया सर दर्द की दवा कितनी है? बहुत सारी है। आप जल्सीमियम भी देते हैं, नाइट्रम सल्फ भी देते हैं, आप बेलाडोना भी देते हैं, आप कोलोसिंथ का भी यूज करते हैं। ये छोटी मोटी है, और सारी मेडिसिन है, नाइट्रोम्यूर भी है, पल्सटीला भी है। तो सर दर्द का एक मेडिसिन नहीं है। तो आप कहाँ जाते हैं? आप देखते हैं कि कुछ सिम्टम मिलता है क्या इनसे? तो बेलाडोना आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं कि वो लाइट पेन है, आँख लाल है, सर गर्म है, पैर ठंडा है, बुखार हो या खांसी हो या सर्दी हो, आप उसको उठा के लगा दीजिएगा, लग जाएगा, क्योंकि आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चले गए, ठीक है। आप ब्रोनिया का फीवर का, तो ब्रोनिया का फीवर कैसा होता है? आप जानते हैं उसके बारे में? आप जानते हैं कि ब्रोनिया कैसा होगा? स्लो आके हाई हो जाएगा। 2 दिन से बुखार है, हल्का हल्का बुखार है, अचानक आके हाई बुखार हो जाएगा, ये ब्रोनिया का है। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हैं, होम्योपैथी में। यही चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक पहला वीडियो दिया या दूसरा वीडियो दिया कि आप जो इतने परेशान हो रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, तो आप तो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरफ ही जा रहे हैं और मेडिसिन को सिलेक्शन करके दे रहे हैं आप, और मेडिसिन आपकी काम भी कर रही है। उतना बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि आप एंटी माइज़मेटिक की तरफ नहीं गए हैं। क्योंकि जब आप सैमुअल हनीमन्स को जानिएगा, उनकी माइज़म की तरफ जाइएगा, तो आपको वो चीज़ दिखेगी कि हमको कैसे मेडिसिन का सिलेक्शन करना है और कैसे केसेस को आपको क्योर करना है। अब मान लिया आप स्किन का प्रॉब्लम लेके गया, तो आप क्या देते हैं मेडिसिन? आप कहाँ पे जाते हैं मेडिसिन? आप कार्बन ग्रुप के मेडिसिनों में सबसे ज़्यादा जाते हैं, जो एंटीसोरिक मेडिसिन है, एंटीसोरिक मेडिसिनों की तरफ आप जाते हैं। आप चाहे उसमें आप जिसमें भी जाइए, आप ग्रेफाइटिस में जाइए, टुलुरिनम में जाइए,
आप सल्फ़र के तरफ जाइए, नाइट्रिक एसिड के तरफ जाइए, रेडियम ब्रोमाइटम के तरफ जाइए, किसी भी मेडिसिन की तरफ, फेरमफोस के तरफ जाइए, काली म्यूर के तरफ जाइए, एंथ्रेक्सिनम के तरफ जाइए, किसी भी मेडिसिन के तरफ आप जाइए, या बेसिलिनम के तरफ ही जाइए, आप किसी भी मेडिसिन के तरफ जाइए, आप क्या करते हैं? सब मेडिसिन तो नहीं देते हैं आप उस मेडिसिन के तरफ जाना पसंद करते हैं जो उनसे मिलता जुलता हो। तो इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के आसपास में जा रहे हैं। हाँ, कुछ मेडिसिन काम नहीं करती है, हो सकता है कि कुछ उसमें फॉल्ट रहा हो, प्रिस्क्रिप्शन जब मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करते हैं आपने सारे चीज़ को टटोला नहीं हो। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, तो इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे ज़्यादा मत भागिए। आप तीनों माइज़म को देखिए, और माइज़म ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। जो एंटी माइज़मेटिक मेडिसिन आप देखते हैं वो सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में क्या हो सकता है भाई? सोरिक एंटीसाइकोटिक, मान लिया एंटी सोरिक मेडिसिन, आप मान लिया पेशेंट सोरिक कंडीशन में है, क्या मेडिसिन है इनकी? तो बड़ी मेडिसिन तो है नहीं सोरिक की, तो इसमें क्या मेडिसिन हो सकती है? जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है वो सारे सोरिक हैं। सल्फ़र है एक, सोराइनम है ये डीप एक्टिंग है, इनकी बहुत ही कम यूज होती है, और कम यूज करना भी चाहिए। सल्फ़र को एग्रीवेट हो सकता है, मेंडल किंगडम की मेडिसिन हैं। आप साइकोटिक की तरफ जाते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? अब मान लिया मैं आपको कहा कि मैं 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, आप हमको क्या दीजिएगा? आप हमको पूरा हिस्ट्री लेने के बाद क्या दीजिएगा? आप हमको आप नक्स भूमिका ही दीजिएगा, जो पोलीक्रस्ट रेमेडी है और एंटीडोट भी है सारे मेडिसिनों का। 1-2 केसेस आप मान लिए, 1-2 डोजेस हमको आप दे दीजिए, उससे हमको रिलीफ हो गया, तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ ही गए ना। अगर उससे रिलीफ नहीं होगा, पुराना गैसेस है, तो आप कहाँ जाइएगा? कुछ बताएंगे कि यहाँ पे जलन होता है, या फिर ये पोर्शन जलन होता है, या पेट में दर्द होता है, तो आप हमको तो नक्स भूमिका वहाँ पे दीजिएगा नहीं। आप क्या कीजिएगा? आप जाइएगा नक्स दीजिएगा, बेसिलिनम दीजिएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि पेशाब में भी प्रॉब्लम रहता है, स्किन में भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप कहाँ जाइएगा? अब गैस का सिम्टम लेके आप आगे बढ़िएगा तो आप लाइकोपोडियम की तरफ जाइएगा, है ना। अब मुंह और आपका स्टूल की तरफ लेके जाइएगा तो आप नाइट्रिक एसिड की तरफ जा सकते हैं। आप होंगे पतला दुबला दिखिएगा, हमें मोटा दिखेगा तो स्किन और गैस्ट्रोइड्स की तरफ जाइए, तो आप थूजा की तरफ जाइएगा। अब आप मान लिया सबको ये पता है कि कैलकेरिया फैटी फ्लॉफी होता है, लेजी होता है, ये सबको पता है कि नहीं है? तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हाँ, उसका पर्टिकुलर सिम्टम जो है, जो की पॉइंट है, की नोट्स है, आपको की नोट्स, अगर मेडिसिन का अगर आपको की नोट कहाँ पे मिलेगा? ये की नोट आपको अगर फाटक की आप रिपोर्टरी देखें तो किसी मेडिसिन का जनरलिटी आप देखिएगा तो वो पहले ही मेडिसिन का रहता है, उसके बाद मेडिसिन का वो दूसरे सिम्टम रहते हैं। तो फाटक का, अगर आपको बेसिक चीज़ें क्योर करनी है, छोटे छोटे केसेस को आपको क्योर करना है, तो आप फाटक को अगर देखिएगा उनमें उनकी चर्चा ज़्यादा है। आपको विलियम बोरी या फिर केंट वगैरह की तरफ जाइएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे ब्रॉड टाइप का लिखा गया है, क्योंकि ये उन लोगों का अपना एक्सपीरियंस उसमें उन्होंने उनका शेयर किया है। आप जैसे डॉक्टर काशीराम की अगर आप साइक्लोपीडिया उर्दू में जो आती है बुक, अगर उसके तरफ आप गए तो उसमें तो उसने ब्रॉड चीज़ें लिखी है, और उसने अपना तजुर्बा भी लिखा है उसमें तो उन्होंने पोटेंसी का जिक्र में ये कहा है कि हमने तो सही मेडिसिन का सिलेक्शन अगर आप करें तो आपके लिए 6 और 3 पोटेंसी काफ़ी है कुछ केसेस के लिए। अब पुराने केसेस हो गया, अब उसकी मेडिसिन का एक एक्सपायर थोड़ा बढ़ेगा। तो हम अगर आप देखिएगा तो मान लिए, अब मान लिए हम यहाँ पे माइज़म को इसलिए इतना फॉलो करते हैं कि माइज़म का जो काम होता है वो एक लंबा स्तर का काम होता है, एक एरिया को नहीं बल्कि पूरे एरिया को कवर करता है वो। मान लिए यहाँ पे अगर हमको खुजली है
ठीक है, तो हम सल्फ़र नहीं देंगे। हम अगर नक्स देंगे, अगर उसके बाद अगर मान लिए अगर बैक्टीरियल है या फंगल है, तो हम क्या करेंगे, हम नोसोट की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम अगर नोसोट हम देते हैं वहाँ पे, तो नोसोट देने के बाद होगा ये कि मेरा जो कवर है पूरा जिस्म को कवर करेगा उसका, और वो वाइटल फोर्स जो लड़ नहीं पा रहा था उससे, वो उसको इन्हांस करेगा और वो उससे लड़ेगा और उसको वो ख़त्म करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सिफिलिटिक में जाइएगा, कितना मेडिसिन है, ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, 8-10 मेडिसिन में ही सीमित है। आप लाइको देख लीजिए, आप फॉस्फोरस देख लीजिए, आप लेकेसिस को देख लीजिए, आप नाइट्रिक एसिड को देखिए, कैल्केरिया फ्लोर को देखिए, एसिड फ्लोर को देखिए, तो ये मेडिसिन है। तो आप सिर्फ माइज़म को अगर कवर कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे डॉक्टर को ऐसे देखे हैं 2 घंटा से तो केस टेकिंग करते हैं, लेकिन जाते जाते पेटेंट मेडिसिन दे के जाते हैं, और सबका पीछे तरफ बैकग्राउंड में देखते हैं सारा पेटेंट मेडिसिन से भरा हुआ है, और उसी मेडिसिन का रिव्यू डालते हैं। आपको लगता है कि पेटेंट मेडिसिन आपके टेम्परामेंट के हिसाब से बना है या आपके माइज़म के हिसाब से बना है? आपको टेम्पररी रिलीफ हो सकता है। अब पोटेंसी, अब देखिए, अब देखिए, ये जो पेटेंट मेडिसिन है बड़ी चालाक होते हैं ये लोग, चाहे कोई भी कंपनियां हो, ये उसमें डीएम तक का पोटेंसी यूज करते हैं। आप ढूंढ के मिल जाए, इंडिया में आपको डीएम पोटेंसी कहीं नहीं मिलेगा। एमएम तो हटा ही दीजिए, सीएम तक महदूद है यहाँ पे, डीएम पोटेंसी भी यूज करते हैं पेटेंट मेडिसिनों में, तब ना फास्ट इतना काम करता है। जो उसका कंस्टिट्यूशन, आप जो वहाँ पे अगर मान लिया उसको कंपोजिशन में अगर जो पोटेंसी लिखा है वो पोटेंसी देखिए, दोनों मेडिसिनों में अंतर कुछ तो उसमें ऐसे हाइडन चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आता है। इसलिए आपको अगर प्रैक्टिशनर बनना है, आपको होम्योपैथी में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब अगर आप बेसिक चीज़ों को कंसेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप अगर इसको देखें कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ वाहिद सी बात है कि आप अगर मान लिया किसी इंसान का इंडिविजुअल पैदा होना, हर एक चीज़ का एक सर्टेन ऑर्गन होता है और हर ऑर्गन की एक खासियत होती है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गन बेस्ड भी मेडिसिन देते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियरी ये होगा कि आपका मेडिसिन काम करेगा, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं होम्योपैथी में, ठीक है। वरना फिर आप एलोपैथी घुसा दीजिए, उधर से लाके आयुर्वेदिक घुसा दीजिए और डॉक्टर हेमोपैथी का कहलाइए आप, ठीक है। कुछ दिन तो चलेगा, फिर 1-2 साल के बाद लोगों को भी एहसास होने लगेगा कि डॉक्टर के दवाई के हेमोपैथी के नाम पे कुछ और खा रहे हैं। आप इसी में प्रैक्टिस कीजिए, इसमें भी इमरजेंसी डील होती है, ठीक है। बस यही है कि किताबी बातें कुछ और हैं, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कुछ और है। आपको सब तो कहते हैं कि 1 डोज बनियम का देके 10 दिन इंतज़ार करो। आपको लगता है पेशेंट आपके पास घूम के आएगा 10 दिन का दूसरा डोज खाने के लिए? कभी नहीं आएगा वो। फिर आप 2 घंटा उसको बैठाइएगा, 50 सवाल कीजिएगा, सवाल करने के बाद दीजिएगा फिर, क्योंकि मेडिसिन कंफ्यूज कराती है। तो आपको मिनटों में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, देखना है हेमोपैथी को, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप बेसिक चीज़ों को समझें, उसके ऑर्गन को समझें। आप चाहें तो 5 मेडिसिन में ही पूरा क्लिनिक चला सकते हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं दुनिया में। 5 मेडिसिनों में से सिर्फ मैं तो कहता हूं कि 2-3 मेडिसिनें ऐसी हैं होम्योपैथी में जो आप किसी भी बीमारी को डील कर सकते हैं। हमारे पास आज 5-7 दिन से महिला पेशेंट ऐसे आते हैं कि आते ही बेहोश हो जाते हैं, जब सब चीज़ हम कराते हैं, ठीक है। उसका जब हम सब CBC करा रहे हैं, उसका हम विडल वगैरह टेस्ट कराते हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव आता है विडल, फीवर वगैरह आता है थोड़ा बहुत, और उसका हम इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं तो थोड़ा सा सोडियम कम आता है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट, ठीक है, और अनकॉन्शियस हो जाता है। और ऐसे केसेस हम देखे, और उस केसेस में हमको लगा
कि नहीं, अगर कोई दूसरा डॉक्टर होता तो उसको छोड़ के भाग जाता, लेकिन होम्योपैथी है, आ गया पेशेंट, क्या कीजिएगा। हमने सिर्फ स्ट्रोमोनियम और हाइसोमस के डोसेज दिए, और हमने मेट्रिया मेडिका में पढ़ा है कि अगर इन्फेक्शन का सबसे बड़ी दवा है तो हाइसोमस और आपका स्ट्रोमोनियम, मक्सोल, ठीक है, और आपका हेपर सेल्फ। लेकिन हेपर सेल्फ में एक चीज़ हमने देखा कि हमने जब भी बड़े पोटेंसी का यूज किया, केस उसका सप्रेस हो जाता है, इसलिए हमने हमेशा उसका 200 का ही पोटेंसी, मक्सोल का हमने भी वही 200 का पोटेंसी, हमने जब भी बड़ा पोटेंसी उसका दिया वो केसेस वो सप्रेस हो जाता है। तो हमने उसको मिनटों में सिर्फ हाइसोमस के डोजेस से ही खड़ा किया, और हाइसोमस और स्ट्रोमोनियम हमने नक्स दी, सिफ्लिनम दी, नक्स दिया, सिफ्लिनम, हाइसोमस और आपको स्ट्रोमोनियम दिया। कल भी 2-3 केसेस थे, आज भी केसेस थे 2-3। तो कहने का मतलब है कि फिर हम उसको आधा 1 घंटा के बाद हम पूछे पेशेंट को, जबकि उस समय कॉन्शियस से अनकॉन्शियस बात करने के भी ये नहीं था, गिर गया वो, और 2 का तो 1 का तो यहाँ पे टूट भी गया। ये तो अनकॉन्शियसनेस क्या है, तो ये पेशेंट, ये इन्फेक्शन है जो दिख नहीं रहा है आपको, और ऐसे पेशेंट ब्रेन पकड़ते हैं या फिर सर चापने के लिए बोलते हैं। तो इसका मतलब हमने जब आपको बताया कि ब्रेन का जो सेलुलर टिश्यूज़ होता है उसमें इन्फेक्शन है, और ऐसे ही जो है आपको जो है पेशेंट आपको दिखेंगे जो ब्रेन का बीमारी वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम जो अभी बताया कि 2004 में जो रिसर्च आई थी, डोपामिन और आपको सेरोटोनिन जो केमिकल्स है जो ब्रेन में बनते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आप अगर कुछ रेमेडी जानना चाहेंगे तो फिर एक वीडियो हम दे देंगे जो शॉर्ट में होगा, लंबी नहीं होगा, और उस वीडियो में हम जो कुछ मेडिसिन हैं वही जो माइजेमेटिक हैं, ठीक है, उसी में जाएंगे। आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह से होता है और ये कैसे माइजम से रिलेटेड है। थैंक यू, धन्यवाद।